हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाइथन के इस कोर्स में। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, हम लोग पाइथन की सीरीज का आज दूसरा लेसन देख रहे हैं और आज हम लोगों को कवर करना है हिस्ट्री ऑफ पाइथन। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ पाइथन में सबसे पहले तो हम लोगों को आज क्या कवर करना है, मैं उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ पाइथन की। उसके बाद हम बात करेंगे पाइथन लैंग्वेज की एंसेस्टर लैंग्वेजेस कौन कौन सी रही हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो पाइथन लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा गया है, आखिर ऐसा क्यों रखा गया है। उसके बाद फिर हम लास्ट में बात करेंगे वर्जन हिस्ट्री की। तो दोस्तों, मैं आपको शुरुआत में ले चलता हूं जब 80 के दशक में ये कॉन्सेप्ट बना था कि पाइथन लैंग्वेज बननी चाहिए। यानी 80 के दशक में ही ये बात सोची जा चुकी थी कि पाइथन जैसी लैंग्वेज की जरूरत है, उसमें ये फीचर्स होने चाहिए, ये सब सोचा जा चुका था। लेकिन एक्चुअल में पाइथन लैंग्वेज का इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ 1989 में, और ये करीब बात है दिसंबर 1989 की। और वहां से करीब करीब हम मान लें कि एक साल के लगभग का समय लगा इस पाइथन को कंप्लीट होने में। 27 फरवरी 1991 यानी 1991 में पहली बार पाइथन लैंग्वेज पिक्चर में आई थी, पब्लिश हुई थी। और ये वही समय है जब जावा लैंग्वेज भी बनी थी। तो मैं आपको बता दूं, अगर टाइमलाइन में कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि पाइथन के सिंटैक्सेस जावा से इंस्पायर्ड हैं, तो मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि जावा लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज करीब करीब एक ही समय पर इवॉल्व हो रही थी। लेकिन अगर हम इसके बाद की बातें करें कि 1991 के बाद पहला जो वर्जन आया था, वो जो प्रोफेशनली वर्जन आया था पाइथन का, वो 1994 में आया था। और इसी तरीके से जावा के साथ भी हुआ था कि जावा का भी जो पहला वर्जन आया था वो 1996 में आया था। हालांकि ये दोनों ही लैंग्वेज 1991 में बनकर तैयार हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं कि पाइथन लैंग्वेज को बनाया किसने था। पाइथन लैंग्वेज को बनाया था गुइडो वैन रॉसम ने, जिनका जन्म हुआ था नीदरलैंड में 31 जनवरी 1956 को। ये जो शख्स थे, इन्होंने 1982 में अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की थी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में, नीदरलैंड में ही यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम से। इसके बाद जैसे ही 1982 में इनका ये पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, इन्होंने जॉब करना स्टार्ट कर दी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। कौन सी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? जो नीदरलैंड की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी। और वहां पर रहते हुए उन्होंने पाइथन लैंग्वेज को डेवलप करा था। दोस्तों, सेंट्रम विस्कंडे एंड इन्फॉर्मेटिका एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन था जो कि पार्ट था नीदरलैंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। यहां पर मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस की फील्ड में रिसर्च वर्क होता था, और यहीं पर गुइडो काम करते थे। और रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत ही उन्होंने पाइथन लैंग्वेज बना दी थी। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एंसेस्टर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज, यानी पाइथन लैंग्वेज की पूर्वज लैंग्वेजेस कौन सी हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक लैंग्वेज हुआ करती थी सेट एल नाम से, यानी सेट लैंग्वेज। ये लैंग्वेज बनी थी 1969 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में। बेसिकली मैथमेटिक्स में जो सेट थ्योरी का एक चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड ये लैंग्वेज थी। और इसी लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस होकर एक नई लैंग्वेज बन रही थी, एबीसी लैंग्वेज, जो कि बन रही थी कहां? सेंट्रम विस्कंडे इन्फॉर्मेटिका रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि जहां पर गुइडो वैन रॉसम ने काम किया था अपने शुरुआती दिनों में। और यहीं पर एबीसी लैंग्वेज में उन्होंने काफी समय काम किया, और काम करने के दौरान ही उनके दिमाग में यह आइडिया आया कि हमें पाइथन लैंग्वेज बनानी चाहिए। काफी लंबे समय तक एबीसी लैंग्वेज में काम करते रहे। एबीसी लैंग्वेज की डिजाइनिंग, उसका इंटरप्रेटर बनाने को लेकर या उससे रिलेटेड काफी सारा काम गुइडो ने किया था, जिसकी वजह से उन्हें ये समझ में आया था कि कैसे लैंग्वेज डिजाइन की जाती है, कैसे उसका इंटरप्रेटर बनाया जाता है। यानी उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस यहाँ से हो गया था, जिसका फायदा पाइथन लैंग्वेज में मिला था। इनफैक्ट अगर सही बात देखा जाए तो उन्हें ये एहसास होने लगा था कि एबीसी लैंग्वेज में क्या कमियां हैं, और वहीं से उनको आइडिया आ गया था कि क्या चीजें और होनी चाहिए इस लैंग्वेज में। तो वहीं पर पाइथन लैंग्वेज के बनने की शुरुआत हो चुकी थी, यानी वहीं पर वो डिजाइन कर चुके थे कि पाइथन लैंग्वेज बननी चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, वो उनको समझ में आने लगा था। तो दोस्तों, ये जो एबीसी लैंग्वेज है, ये इन्फ्लुएंस रही सेटल से। और बेसिकली इसको बनाने के पीछे मकसद था कि जो बेसिक लैंग्वेज, बेसिक एक लैंग्वेज थी, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, बेसिक हुआ, पास्कल हुआ, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी। और इन लैंग्वेजेस को कंप्लीटली रिप्लेस कर सके एबीसी, ऐसी सोच रखते हुए एबीसी लैंग्वेज को बनाया गया था। एबीसी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज थी, जैसे सी, सी प्लस प्लस में कंपाइलर होता है, वैसा कॉन्सेप्ट नहीं था, वहां इंटरप्रेटर था। तो हम अगर ऐसा बोलें कि एबीसी लैंग्वेज ने काफी इन्फ्लुएंस किया है पाइथन को, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं बोलूं कि एंसेस्टर कौन है, तो मैं बोलूंगा कि सेटल लैंग्वेज, और सेटल लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस होकर बनी एबीसी लैंग्वेज, और
इन्फ्लुएंस होकर बनी है पाइथन लैंग्वेज। हालांकि अगर सही मायनों में देखा जाए तो पाइथन लैंग्वेज में कई सारे फीचर्स हैं और कुछ फीचर्स सी लैंग्वेज से भी लिए गए हैं, कुछ फीचर्स सी प्लस प्लस से भी लिए गए हैं, कुछ फीचर्स मॉड्यूला से भी लिए गए हैं, मॉड्यूला एक लैंग्वेज थी उससे भी लिए गए हैं। ऐसे करके कई अलग अलग लैंग्वेजेस से कुछ फीचर्स लेते हुए पाइथन में बेस्ट चीजें डालने की कोशिश की गई है। ऑब्वियसली जो सिंटेक्सेस थे, जो सिमेंटिक्स थे, वो कहाँ से लिए गए, तो वो एबीसी लैंग्वेज से लिए गए, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो एबीसी में नहीं थे, जिनको गीडो मानते थे कि एबीसी लैंग्वेज में कमी थी, तो वो सारे नए फीचर्स अलग अलग लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने पाइथन में मिक्स किया। दोस्तों ये जो पाइथन लैंग्वेज थी ये एक ओपन सोर्स थी। इसका मतलब ये था कि कोई एक कंपनी की जागीर नहीं थी पाइथन लैंग्वेज, तो ये ओपन सोर्स थी। एक कम्युनिटी के प्रोग्रामर्स जो चाहते हैं कि पाइथन में अपना कंट्रीब्यूशन दें, इसको इम्प्रूव करें ताकि इसका लोग इस्तेमाल कर सकें और कुछ बढ़िया बेहतरीन काम कर सकें। तो दोस्तों इसके लिए ज़रूरी था कि एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप हो जहां पर लोग अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें। क्योंकि जैसे ऐसा होता है कि जैसे आप C#.NET की बात करें या VB.NET की बात करें, तो अगर आपको प्रॉब्लम जाएगी तो आप माइक्रोसॉफ्ट वालों को बोल सकते हो कि भाई मुझे सर्विस चाहिए, वो इसके बदले में आपसे चार्ज कर सकते हैं, फीस ले सकते हैं और उसके बदले में वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था। यहाँ पे लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी थी और वॉलंटरीली लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। तो सबसे पहला जो फोरम पाइथन के लिए बना वो 1994 में बना था। तो 94 में पहला फोरम बना। आज की डेट में देखें तो बहुत सारे फोरम्स से, बहुत सारे ऑथेंटिक फोरम्स हैं, अच्छे फोरम्स है जहां पे पाइथन की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जाता है और बहुत सारे लोग हैं जो पाइथन की प्रोग्रामिंग आज की डेट में कर रहे होते हैं। कई सारे लोगों को ये लगता है कि पाइथन का जो नाम है, ये जो लैंग्वेज का नाम है, ये शायद एक स्नेक के ऊपर रखा गया है, क्योंकि हम जानते हैं पाइथन एक स्नेक की ब्रीड होती है, लेकिन एक्चुअल में कहानी बिल्कुल ही अलग है। हालांकि आप देखेंगे तो कई जगह पाइथन को यूज भी किया जाता है, पाइथन यानी स्नेक को यूज भी किया जाता है पाइथन लैंग्वेज के साथ में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका स्नेक से कोई लेना देना नहीं है। पाइथन का नाम कुछ अलग ही कारण से पड़ा। पर ये जो हिस्ट्री है ये मैं आपको एकदम सिंपल वे में नहीं बताता, मैं आपको बहुत सिस्टमैटिकली बताता हूं, जो कि गिडो वैन रॉसन ने अपने एक्सपीरियंस में शेयर किया कि कैसे उन्होंने ये पाइथन लैंग्वेज बनाई। तो अगर गिडो वैन रॉसन के एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो उनका कहना यह था कि उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में एबीसी लैंग्वेज के डेवलपमेंट में बहुत काम किया था और उस काम का नतीजा ये रहा कि उनको लैंग्वेज को कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे डेटा टाइप्स बनाए जाते हैं, या लैंग्वेज में जो भी काम होना होता है, इंटरप्रेटर कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ों की पेचीदगियां उन्होंने अपने शुरुआती काम में सीख ली थी। साथ ही साथ उन्होंने ये महसूस किया था कि कुछ कमियां हैं, कुछ कंप्लेंट्स थी एबीसी लैंग्वेज को लेकर, जो कि एबीसी लैंग्वेज में एक बहुत बड़ी कमी थी कि वो एक्सटेंसिबल नहीं थी, यानी उसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट जोड़ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। वरना जो सुधार गिडो ने सजेस्ट किए थे कि ये चीज़ें अगर एबीसी लैंग्वेज में हो तो बेटर होगा, तो वो सारी चीज़ें एबीसी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो कहीं ना कहीं दिमाग में आ चुकी थी ये बात कि एक नई लैंग्वेज की ज़रूरत है जो कि कमियां हैं एबीसी की। हालांकि ऐसा नहीं है कि एबीसी लैंग्वेज की हर बात ही बुरी लग रही होगी। गिडो वैन रॉसन को एबीसी की बहुत सारी बातें बहुत पसंद भी थीं, पर कुछ कंप्लेंट्स भी थी। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि गिडो वैन रॉसन ने मॉड्यूला 2+ पर भी काम किया हुआ था। इसके अलावा मॉड्यूला 3 के डिज़ाइनर से भी उनकी बातचीत होती रही है और उन्होंने इसकी रिपोर्ट्स भी पढ़ी हुई हैं। इसलिए मॉड्यूला लैंग्वेज में जो फीचर्स थे, खास तौर पे हम बात करें एक्सेप्शन हैंडलिंग की, तो ये फीचर कंप्लीटली लिया गया है मॉड्यूला से पाइथन लैंग्वेज में, यानी कि एबीसी लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो शुरुआत में गिडो वैन रॉसन ने जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम किया था उसका नाम था अमीबा। अमीबा एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम था और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काम करते वक्त उन्हें काफ़ी दिक्कत आती थी। दिक्कत कैसे आती थी? तो जो एरर्स फाइंड आउट करना होता था, एरर्स की हैंडलिंग होती थी, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी। और क्योंकि एक्सटेंसिबल भी नहीं थी तो बड़ा मुश्किल होता था कि अमीबा में एरर्स को फाइंड आउट किया जाए। तो उन्होंने इस बात को कहीं ना कहीं समझा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि एबीसी लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो कि मिसिंग था। तो उन्होंने मॉड्यूला से एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट उठाया और उन्होंने पाइथन में जोड़ा था। यानी कि एबीसी के सिंटेक्स लिए, एबीसी लैंग्वेज के सिंटेक्स लिए, और ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है ये मॉड्यूला से ले लिया।
तो अल्टीमेटली जो पहला थॉट, पहला रीजन था पाइथन बनने का, वो ये था कि एबीसी लैंग्वेज में जो कमियां थी उनको दूर करना था, एबीसी लैंग्वेज में जो नहीं हो सकता था वो करना था, और अमीबा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की सिस्टम कॉल्स को हैंडल करने के लिए और एक्सेप्शन वाले कॉन्सेप्ट को हैंडल करने के लिए उन्हें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी जोड़ने थे। और यही सारी वजह रही कि एबीसी लैंग्वेज के सिंटैक्सेस को यूज किया और दूसरी कई लैंग्वेजेस के दूसरे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके पाइथन लैंग्वेज को बनाया गया। ये बात है 1989 की दिसंबर की, जब क्रिसमस की छुट्टियां थी। ऑफिस में सभी लोग जा चुके थे अपने अपने घरों पे या छुट्टियां मना रहे थे, ऑफिस बंद था, और उस दौरान क्योंकि ये अनमैरिड थे, इनके पास कुछ और काम करने को नहीं था, तो इन्होंने सोचा, गिडो वैन रॉसन ने सोचा कि मैं क्या करूं अपने आप को एंगेज रखने के लिए। तो उन्होंने एज अ हॉबी सोचा कि जो मैं बहुत लंबे समय से सोचता चला आ रहा हूं कि एक लैंग्वेज बनानी चाहिए, तो क्यों ना हम लोग एक इंटरप्रेटर बना लेते हैं। तो उन्होंने फिर इसको बनाना स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर जब छुट्टियां खत्म हुई तो इस प्रोजेक्ट को कंपनी में ले जाके, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ले जाके और आगे बढ़ाया, और उनके साथ टीम खड़ी करी और बनाया। और उनके जो कलीग्स थे उन्होंने इस पाइथन लैंग्वेज में काफी कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट भी किया, और अमीबा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो था उसको यूज करने के लिए भी पाइथन का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो दोस्तों, यहां पर हमने इतनी सारी बात कर ली, लेकिन जो मुद्दे की बात थी कि पाइथन लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों पड़ा, उसके बारे में भी बता देता हूं। कई लोग सोचते हैं कि ये स्नेक के नाम पर रखा गया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में हुआ ये कि जिस दौरान ये इंटरप्रेटर, पाइथन का इंटरप्रेटर गिडो वैन रॉसन बना रहे थे, उस दौरान उन्होंने लगा कि इस प्रोजेक्ट को कुछ टाइटल देना चाहिए। तो टाइटल क्या दें, तो उन्होंने नाम सोचा पाइथन। उसका रीजन ये था कि उस समय एक ब्रिटिश टीवी सीरीज आती थी, कॉमेडी सीरीज आती थी, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस नाम से। और ये एक ऐसी कॉमेडी, जैसे आज के दौर में कई सारे कॉमेडी शोज आते हैं, लाइक कपिल शर्मा वाला शो है, उसी तरह का आप कुछ समझ लीजिए एक टीवी शो आता था। और ये बड़े फैन थे उस कॉमेडी सीरीज के, तो उन्होंने उनसे इंस्पायर्ड होके, उनसे इन्फ्लुएंस होके अपने इस प्रोजेक्ट का टाइटल रख दिया पाइथन। तो यहां ऐसे नाम रखा गया है इस लैंग्वेज का, पाइथन। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यहां पर वर्जन हिस्ट्री की। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया कि 1991 में पाइथन लैंग्वेज पब्लिश हुई थी, लेकिन जो इसका पहला ऑफिशियल वर्जन लॉन्च हुआ था वो लॉन्च हुआ था 1994 में। और उसके बाद से कई सारे अपडेट्स फर्स्ट वर्जन में आए। खास तौर पे दो अपडेट्स की मैं बात कर रहा हूं, एक 1.5 और एक 1.6 की बात कर रहा हूं। ये अपडेट आया था 1997 में और 2000 में। इसके बाद फिर पाइथन का सेकंड वर्जन आया जो कि 2000 में लॉन्च हुआ था, और इसके भी कई सारे अपडेट्स मार्केट में आए, जैसे कि पाइथन का 2.1, 2.2, 2.3, इस तरीके से काफी सारे वर्जन्स आए, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इतने सारे वर्जन्स हैं। और अभी भी ये कंटिन्यू है, मतलब देखा जाए तो पाइथन 2 अभी बंद नहीं हुआ है, लेकिन अब इसमें और अपडेशन हो नहीं रहे, अभी इसमें और मॉडिफिकेशन हो नहीं रहा है। जो लेटेस्ट इसमें अभी चल रहा है दैट इज 2.7, तो आप चाहें तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि अब आप पाइथन 3 सीखे, पाइथन 2 मत सीखिए। पाइथन 3 जो है वो अभी मार्केट में है और वही फ्यूचर है। तो पाइथन 3 सबसे पहले कब आया था? पाइथन 3 आया था सन 2008 में, और पाइथन 3 जब आया था उस समय ज्यादातर लोग जो पाइथन पे काम करते थे ऑब्वियसली पाइथन 2 पे काम करते थे। तो पाइथन 3 में इतने ज्यादा चेंजेस थे, इतना अलग थी पाइथन 3, और सबसे बड़ी बात कोई बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं थी, तो इतना इजीली लोग उसमें माइग्रेट नहीं हुए। लेकिन पाइथन 3 ने कुछ ऐसे सुधार करे जिसके कारण फाइनली लोगों को लगा कि नहीं, पाइथन 3 इज द फ्यूचर। और यही वजह है कि आज लोग अगर पाइथन सीखना चाहते हैं तो पाइथन 3 को सीखना चाहते हैं। पाइथन 3 के भी काफी सारे अपडेट्स अभी तक आ चुके हैं, जो करेंटली हम लोग देख रहे हैं दैट इज 3.6। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय जो लेटेस्ट है दैट इज 3.6.5, और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, ये मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन आज हिस्ट्री में मैं आपको यहीं तक बताना चाह रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक जरूर करिए और शेयर भी करिए, दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताइए, और आगे मैं इस तरीके से वीडियोस लाता रहूंगा और आप पाइथन जरूर सीख जाएंगे। थैंक यू, गुड बाय।